देखो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 में हमारे पास क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखो ज्यादातर देखो अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज होगी, मतलब हमारा क्या यूज है, पूछते हैं ना कभी अगर हम क्वेश्चन। तो एप्लीकेशन में वही हम बताते हैं कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, जो आपने चैप्टर 8 पढ़ा है उसमें किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे अपनी रियल लाइफ में। तो देखो सबसे पहले इसमें हमारे को कुछ चीजों का पता होना चाहिए बेसिक का। वो क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो वही जो मैंने आपको चैप्टर 8 के अंदर टेबल याद करवाया था वो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। ये सारा टेबल आपको टिप्स पे याद होना चाहिए एकदम, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। तो जब भी ये चैप्टर स्टार्ट करोगे इससे पहले टेबल आपके दिमाग में सेट कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है जी, इसके बाद ना एक टर्म यूज होती है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एक होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, एक दूसरी टर्म होती है मेरे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन दोनों टर्म्स का इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है जी, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, मान लेते हैं कि ना एक होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है। ठीक है, अब जो देख रहेगा मतलब जैसे मैं हूं, मैं मान लो कहीं रोड पे चल रहा हूं और एक बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं। मान लेता हूं मैं यहाँ पे खड़ा हूं और एक ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के किसको देख रहा हूं, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं। तो मैं नीचे खड़ा हूं इस समय, और जो मैं नीचे खड़ा हूं और मैं किसको देख रहा हूं, बिल्डिंग के टॉप को। ठीक है, तो जो मेरी आई है उसकी जो किरणें होगी, आई की रेज, वो वहां कहां पर जारी होगी, किस तरफ जारी होगी, इसके टॉप पे ही जारी होगी, तभी दिख रहा है मेरे को। तो इसको जो ये लाइन बन रही है मेरी आंखों की किरणों से, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, क्लियर है। और जहां से भी ऑब्जर्वर देख रहा है उससे हमेशा एक बनानी है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल जो बनता है वो आइदर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और आइदर एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब एलिवेशन कब होता है, अगर ऑब्जर्वर नीचे है और वो ऊपर की ओर देख रहा है। ऑब्जर्वर नीचे है और वो जो देख रहा है वो ऊपर है, तो इसका लाइन ऑफ साइट क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और उस केस में जब ये लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल बनेगा, इसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन समझ में आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन दोबारा समझो क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं अगर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मींस जो देख रहा है, जो देख रहा है अगर वो ऊपर की तरफ देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट ये रही ऊपर की तरफ, और जहां पे ऑब्जर्वर है वहीं से आपने बनानी है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस बात का भी। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा तो उस समय क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है जी। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि इस बार ऑब्जर्वर है ऊपर, ऑब्जर्वर होगा ऊपर और जिसको देख रहा होगा वो होगी साइड नीचे। मान लो जैसे कि कोई बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हुआ है और वो नीचे कोई देख रहा है कि भाई भाई महंगी कार जा रही है, रुकी हुई है कहीं पर। तो मान लो कार ये रही, मैं टॉप ऑफ बिल्डिंग पे खड़ा हूं और मैं वो कार को देख रहा हूं। ठीक है, तो मेरा अब लाइन ऑफ साइट इस डायरेक्शन में होगा, पहले नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी लाइन ऑफ साइट, अब ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट आ गई। अब यहां से अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं तो, और जैसे सॉरी यहां पे देखना जरा, ये लाइन ऑफ साइट आ गई। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से ड्रॉ होती है, हमेशा ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर से, कभी ऐसे नहीं। तो ये रहा, यहां से आपकी ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट
ये है मेरी लाइन ऑफ साइट। तो इसके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला, ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मेरी बात समझ में आई, दोनों में फर्क समझ में आया। ऑब्जर्वर नीचे और जिसको देख रहा है वो ऊपर, ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिसको देख रहा है। ऑब्जर्वर नीचे, ऑब्जेक्ट ऊपर। तो नीचे से ऊपर किरणें यूं जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और ऑब्जर्वर से ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर इस बार ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे, ऑब्जेक्ट नीचे है, तो अब रेज नीचे की ओर जाएगी, है ना, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जाएगी ना, और लाइन ऑफ साइट ये रहा। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल हुआ वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। क्या आपको, अगर मेजर बात कई बच्चे बोलते हैं जनरल देसी भाषा में कि भैया अगर मैं ऊपर की तरफ देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नीचे की तरफ देखूंगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। जैसे अगर मेरी जो गर्दन है, अगर ये ऊपर की तरफ होगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर मेरी गर्दन नीचे की तरफ होगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये स्टैंडर्ड भाषा होगी। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना, इस बात का जहां पे गलती होती है, बात नीचे और ऊपर देखने की तो है ही, बट हमेशा एंगल किसके बीच में बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। कभी कभार इसके अंदर होने वाली गलती बता देता हूं कि मान लेता हूं मैं ये टॉप, बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूं, ये ऑब्जर्वर है, गलती होने वाली पहली बता रहा हूं, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब आपको, आपने ये जो ऑब्जर्वर है इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, लाइन ऑफ साइट आ गई, ये वाली लाइन ऑफ साइट आ गई। एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, मान लो 30 दे दिया, तो वो कौन सा एंगल, ये वाला एंगल बोल देता है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल बनना था। ये कौन सी लाइन है, इसको कौन कहते हैं, वर्टिकल लाइन है। ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, होती है ये वाली, वर्टिकल लाइन होती है ये वाली। तो हॉरिजॉन्टल ये वाला एंगल नहीं बनेगा, एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो यहां से, ये वाला 30 डिग्री एंगल होगा। ये पहले एक बहुत मेजर गलती जो करने वाले हैं बच्चे, पहले समझा दे रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कभी ऐसे ये वाला एंगल मत डाल देना एंगल ऑफ डिप्रेशन में। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल। क्लियर हो गया, फोकस होगी बात। तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्लियर होगी चीज, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, इसमें इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको कोई एक दो क्वेश्चन पहले करके दिखाता हूं कि इसमें लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं। जरा एक क्वेश्चन आप मेरे को दिखाना जरा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन 1 9.1 का पढ़ते हैं कि 9.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है। देखो तो इसके अंदर देखो क्या कह रहा है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है जी। तो क्या कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। आप पढ़ो जरा क्वेश्चन, तभी समझ में आएगा, या तो आएगा नहीं समझ में। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो कह रहा है, मान लेते हैं ये मेरा एक वर्टिकल पोल है ए बी, ये वर्टिकल पोल लेट कर लिया मैंने, और यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है एक ना रोप अटैच कर रखी है। कैसे, एक तो मैंने टॉप ऑफ पोल से, ग्राउंड से मैंने इस तरीके से एक ये रोप अटैच कर रखी है, जिसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है। जिसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर। ये हमारी रोप हो गई ए बी सी, और इसको मैंने रोप, ये मेरी रोप हो गई, है ना। क्लियर हो गया। अब इसके आगे क्या कह रहा है, ये जो सर्कस आर्टिस्ट है वो क्लाइंब कर रहा है इस तरीके से 20 मीटर रोप को। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप टू द ग्राउंड लेवल। जो रोप है उसका ग्राउंड लेवल के साथ एंगल जो है वो कितना डिग्री है, कह रहा है 30 डिग्री एंगल है। हमारे को ये बताना है, हाइट ऑफ पोल बतानी है, मतलब ए बी निकालना है।
क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि क्वेश्चन को देख के सबसे पहले डायग्राम ठीक बनाना। थोड़ा सा भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का आ जाता है तो बच्चों से डायग्राम नहीं बनता। तो सबसे पहले अपने फोकस किस पे करना है? क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद काफी काम लगभग आपका हो जाता है और बच्चों से सोल्विंग हो जाती है। तो सारा फोकस किस पे करना है? क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो? अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो और दोबारा समझ लो। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब कर रहा है एक रोप में क्लाइंबिंग कर रहा है। और किस तरीके से कर रहा है कि जो रोप है वो पोल के टॉप से एक अटैच हो रखी है और एक ग्राउंड लेवल से अटैच हो रखी है। और क्या बोल रखा है जी? रोप का ग्राउंड लेवल वाली जो ग्राउंड लेवल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो ये मेरी चीज हो गई, क्लियर है। अब मुझे हाइट ऑफ द पोल बताना है। तो इसमें देखो लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, तो पहले ये बात समझते हैं। जो भी चीज मैं इस डायग्राम में मान रहा हूं वो मैं लिख लेता हूं। जैसे ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेट ए बी रिप्रेजेंट अ पोल। ए बी रिप्रेजेंट अ पोल एंड बी सी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? बी सी रिप्रेजेंट अ रोप। इतना लिख लिया। जो भी आप डायग्राम के अंदर खुद लेट कर रहे हो वो चीज आपने यहाँ पे सामने लिख दी। कोई रट्टा नहीं मारना, डायग्राम को देख देख के वही चीज बता देना। इसके बाद यहाँ पे आपको पता ही है ये राइट ट्रायंगल बन रही है, पोल है तो ये राइट ट्रायंगल ही बन रही होगी, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल ACB के अंदर, अब मैंने आपको, तुम्हें याद होगा एक सेकंड एक्सरसाइज के अंदर एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर एक राइट ट्रायंगल के अंदर एक साइड गिवन है विद एक्यूट एंगल तो और दूसरी साइड निकालनी है, तो इसका क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि कभी भी जोन सी साइड आपने निकालनी है और जोन सी साइड आपको गिवन है, आप उनको डिवाइड कर लो। तो फिलहाल के लिए मेरे को मान लो AB निकालना है और BC पता है, तो इनको मैंने डिवाइड कर लिया। तो इस 30 डिग्री के हिसाब से आपने किसको किससे डिवाइड कर रहा है? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। इसका मतलब परपेंडिकुलर को आपने हाइपोटेनियस से डिवाइड किया ना। अब परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड करने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? साइन पहली बता रखा है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ये मैं आपको करा चुका हूँ चैप्टर 8 में, दोबारा से एक बार याद करवा दूंगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो S फॉर क्या होता है? साइन, और C फॉर कोस, T फॉर टेन, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, तो ये PH BH और PB। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट। कोस का उल्टा कितना होता है? सिकेंट। टेन का उल्टा होता है कोट, ठीक है। तो अब ये चीज आपको हर एक में लगानी पड़ेगी, तो इसको आपको एकदम टिप्स पे पता होनी चाहिए बात। तो यहाँ पे आपने बेसिकली परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड किया, तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आगे कैसे लिखोगे जब आपको ये बात पता होगी? परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड किया ना मैंने, तो क्या बना? साइन बना। तो यहाँ पे साइन लिखा। एक्यूट एंगल कौन सा लिया था मैंने? 30 डिग्री लिया था, साइन 30 आ गया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। AB हमारे पास आ गया और BC आपको कितना दे रखा था? 20 दे रखा था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2AB इज इक्वल टू 20 और AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/2, ये आ जाएगी 10 मीटर। ये कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। क्लियर है? तो AB हमारा कितना आ गया? 10 मीटर। AB मतलब हाइट ऑफ पोल या लेंथ ऑफ पोल कह सकते हो आप। लेंथ ऑफ पोल वो कितना गया? इज 10 मीटर। क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ अच्छे तरीके से। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे पढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 में? अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड
bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री with it। ध्यान से मैं बोल रहा हूं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद डायग्राम बनाने पे अपना जब घर जाके दोबारा से रिवाइज करोगे ना, तो एक बार तो मेरी बिना नोटबुक चेक करे, आपने बिना नोटबुक चेक करे सीधे क्वेश्चन पढ़ना और कोशिश करना खुद डायग्राम बनाने। तो फंस जाओगे तो फिर मेरी नोटबुक चेक करना, घर जाके बिना देखे करना डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या कह रहा है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, कह रहा है मान लेता मैं एक ट्री मान लेता हूं ए से लेके सी तक उसकी लेंथ है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अब वो कह रहा है ड्यू टू स्टॉर्म वो कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेक हो गया, वो मैंने पॉइंट ले लिया डी पॉइंट, ठीक है। और जो जो ऊपर वाला यहां से जो ये वाली लेंथ थी वो क्या हो गई, ग्राउंड इसका जो टॉप है ये टूट के, ये ऐसा नहीं पूरा टूट के अलग हो गया, ये वाला पार्ट तो यहां पे बना रहा, ये चीज यूं होगी। तो ये किस तरीके का हो गया, कुछ इस तरीके का हो गया ए डी, और जो डी सी था ये सी पॉइंट ग्राउंड पे लग गया, मतलब डी सी पॉइंट यहां पर आ गया, सी पॉइंट यहां पर आ गया। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? एक टोटल पहले पूरी ट्री थी, उसको किसी एक ड्यू टू स्टॉर्म वो किसी एक पॉइंट से टूटा, और जो उसका टॉप वाला पार्ट था वो ग्राउंड से टच हो गया, तो ये सी पॉइंट है, ये ग्राउंड से टच हो गया। मेरा डायग्राम ये बन गया। अगर लेंथ ऑफ द ट्री की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, एडी प्लस डीसी लेंथ ऑफ द ट्री हुई ना वैसे तो, ठीक है जी। अब इन्होंने ये भी बोला कि जो ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, ये जो टच कर रहा है ग्राउंड के साथ तो एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अब डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। क्या कह रहा है, जहां पे फुट ऑफ द ट्री है, ट्री का फुट कौन सा है, ए पॉइंट, ट्री का फुट कितना है, हाँ भाई गोकुल, ट्री का फुट कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट, तो ट्री का फुट ये वाला हो गया पॉइंट ए, और जो इसने ये स्टॉप ने टच करा था ग्राउंड को वो ये वाला पॉइंट है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है क्वेश्चन बोल रहे हैं वो 8 मीटर है, वो कितना है 8 मीटर है। अब फाइनली हमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द ट्री बतानी है। हाइट ऑफ द ट्री का मतलब एसी लेंथ बतानी है। अब एसी लेंथ कैसे आएगी, देखो अगर मैं एडी भी निकाल लूं और डीसी भी निकाल दूं, एडी में अगर मैं डीसी ऐड कर दूंगा तो लेंथ ऑफ द ट्री आ जाएगी। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे एडी लेंथ भी निकालनी है और डीसी भी निकालनी है, एडी में डीसी ऐड करके मेरा लेंथ ऑफ द ट्री आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? आ गई है। डायग्राम समझ में आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम समझ में आ गया। चलो जी, अब हम पहले तो देख लेते हैं क्या माना क्या है। यहाँ पे क्या कर देंगे, AC रिप्रेजेंट अ ट्री, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिख देंगे AC किसके बराबर है, AD प्लस DC के बराबर है, AD प्लस DC के बराबर है, ये अपने आप को बोल दिया, ठीक है। सॉल्यूशन चल रहा है अपना, क्लियर है। अब यहां से अगर मैं बात करूं इस डायग्राम में, अब मुझे दोनों लेंथ निकालनी है, ADB और DCB, पता कौन सी है हमारे को साइड, AC। तो वही बात है 1 बाय 1 निकालते हैं। मान लो पहले मैंने AD निकालनी है, तो जोन सी साइड निकालनी है और जोन सी साइड गिवन है उनको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूं इन राइट ट्राइंगल ACD के अंदर AD अपॉन AC, और सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखनी है। और सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे देखते हैं, AD मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है, ये बेस है। तुमने किसको करा, AD अपॉन AC करा ना, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस करा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हुआ 10, एक्यूट एंगल कौन सा है 30 डिग्री, 10 30 कितना होता है 1/√3। AD आपके पास नहीं पता, AC आपको पता है 8। इस क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √AD इज इक्वल टू √3AD इज इक्वल टू 8, और AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 अपॉन √3 मीटर। एक तो ये आ गई। इसी तरीके से भाई इसी सेम इन राइट ट्राइंगल ACD के अंदर ही अगर मैं ये वाली लेंथ की बात करूं, ये वाली लेंथ की बात, तो ये लेंथ निकालनी है तो DC अपॉन AC कर देते हैं। अगर हम DC अपॉन AC उल्टा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो सी साइड निकालनी है उसको ऊपर ही रखना है, ठीक है। आप अपनी मर्जी, बस इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेक करनी है। अब DC क्या है, देखो ये है हाइपोटेनियस अपॉन बेस करा मैंने इसके अकॉर्डिंग,
ये हाइपोटेन्यूस है ना डीसी, तो ये बेस है। अब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस कितना होता है? ये होता है सीकेंट होता है। क्या होता है? सीकेंट। कैसे? वही पंडित बद्री प्रसाद, अगर नहीं पता चल रहा है ऐसे लिख लिया करो, सोना चांदी तोले, और यहाँ पे साइन का उल्टा कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। तो आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हुआ था ना बीच वाला, तो ये सीकेंट लगा है। एंगल कौन सा ले लेंगे? 30 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, अब डीसी हमारे पास निकालना है, एसी हमारा आ गया 8। अब सेक किसका उल्टा होता है? कोस का ना। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? कोस 30 की वैल्यू थी हमारी √3/2। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2/√3, है ना? पता है ना सबको कैसे देखते हैं? अब क्रॉस मल्टीप्लाई वही √3DC इज इक्वल टू 16, √3DC इज इक्वल टू 16, और डीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16/√3, है ना? अब लेंथ ऑफ द ट्री कितनी थी? लेंथ ऑफ द ट्री तो हमारा एसी था। एसी हमारा किसके बराबर था? AD प्लस DC। AD की वैल्यू कितनी है? 8/√3, और DC की वैल्यू कितनी है? 16/√3। एलसीएम लेंगे, √3 एलसीएम आ जाएगा, 8 + 16 कितना हो जाएगा? 24/√3, 24/√3। तो हमारा AC कितना आ गया? 24/√3। अब सोल्विंग में हमेशा हम कोशिश करते हैं कि रूट डिनोमिनेटर में ना रहे, उसके लिए क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 24√3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 3 आ गया। 3 से 24 कटिंग करके कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा? 8√3 मीटर आ गया। ये कितना आ गया? 8√3 मीटर। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। तो लेंथ ऑफ ट्री कितनी आ गई मेरे पास? लेंथ ऑफ ट्री वो आ गया 8√3 मीटर। कभी कभार क्या होता है, आ गया समझ में? इतना है कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? इस बात का भी ध्यान देना कि कभी भी तुम्हारे को, अगर तुम्हारे को एग्जाम के अंदर √3 की वैल्यू गिवन आ जाती है 90%, √3 की वैल्यू ऐसे आ जाएगी 1.732 पुट करो या 1.73 पुट करो, तो उस केस में आपने √3 की वैल्यू पुट कर मल्टीप्लाई करके फिर आंसर देना है आपने। अगर तो नहीं दे रखी तो आप √3 में छोड़ सकते हो, पर अगर √3 की वैल्यू गिवन है आपको, तो √3 की वैल्यू इसके आगे पुट हो जाएगी, और फिर 8 से मल्टीप्लाई होके फिर आपका आंसर तब आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ ट्री। हमारा ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।